नमस्कार दोस्तों, चलिए आज आर के नारायण की लिखी एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां शब्द ही जादू है। आज हम अंडर द बैनियन ट्री के गहरे मतलब को समझेंगे एक एक करके। तो ये कहानी लिखी है आर के नारायण ने। जी हाँ, वही लेखक जिन्होंने हमें मालगुडी डेज जैसे अनमोल किस्से दी हैं। वो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के आप कह सकते हैं स्तंभों में से एक हैं। और उनकी सबसे बड़ी खासियत, बहुत ही साधारण शब्दों में वो बहुत गहरी बात कहे जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बुनियादी सवाल पर सोचते हैं। एक कहानी को जिंदा क्या चीज़ बनाती है? उसमें ताकत कहाँ से आती है? क्या सिर्फ शब्दों से, या फिर उस कहानी को सुनाने वाले कलाकार से? आर के नारायण की ये कहानी हमें इसी सवाल का जवाब ढूंढने पर मजबूर कर देती है। कहानी हमें ले चलती है सुमाल नाम के एक छोटे से गांव में। जरा इमेजिन कीजिए, मिनी एमपी के घने जंगलों के बीच बसा एक ऐसा गांव जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है। यहां जिंदगी अपनी ही धीमी रफ्तार से चलती है। अब देखिए, इस गांव के लोगों के बारे में लेखक कहते हैं कि वो इनसेंसिटिव थे। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें कोई भावनाएं नहीं थीं। नहीं, इसका मतलब ये है कि वो अपनी साधारण सी जिंदगी में इतने मगन थे कि उन्हें बाहर की दुनिया की कोई परवाह ही नहीं थी। फिर भी उनकी जिंदगी एक परपेचुअल एन्चांटमेंट में गुजरती थी, यानी एक ऐसे जादू में जो कभी खत्म नहीं होता। और इस जादू का सोर्स एक इंसान, और वो इंसान था नंबी, इस गांव का कहानीकार, द स्टोरी टेलर। उसकी उम्र क्या थी ये कोई ठीक से नहीं जानता था। ऐसा लगता था जैसे वो हमेशा से ही उस बरगद के पेड़ के नीचे मौजूद था। वही गांव का एन्चेंटर था, अपनी कहानियों से सब पर जादू करने वाला। और यहां आती है सबसे हैरान करने वाली बात। नंबी पढ़ना लिखना नहीं जानता था, वो अनपढ़ था। जैसा कि लेखक कहते हैं, लिखे हुए शब्द उसके लिए एक रहस्य थे, एक मिस्ट्री। उसने कभी किताबों से कुछ नहीं सीखा। और जानते हैं, ये बात नाम्बी को कमजोर नहीं बल्कि और भी खास बनाती है। इससे यह साफ हो जाता है कि उसकी कला, उसकी आर्ट किताबों की मोहताज नहीं थी। वो तो उसकी कल्पना, उसकी आत्मा की आवाज थी। अनपढ़ होने के बावजूद वो एक एन्चेंटर था, एक जादूगर। एक ऐसा जादूगर जिसकी कहानियां सुनने वालों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती थी। उसकी असली ताकत कागज पर लिखी स्याही में नहीं थी, बल्कि उसकी आवाज से निकले शब्दों में थी। हर शुक्रवार की शाम नंबी एक बहुत ही खास अनुष्ठान करता था, एक रिचुअल। ये कोई आम कहानी सुनाने का सेशन नहीं होता था। ये एक पवित्र परंपरा थी, एक सेक्रेट ट्रेडिशन, जिससे उसकी कहानियों को वो जादुई ताकत मिलती थी। तो ये अनुष्ठान कैसे होता था? सबसे पहले नंदी मंदिर में एक छोटा सा दिया जला था। इसके बाद वो देवी माँ की मूर्ति के सामने गहरे ध्यान में डूब जाता, मानो अपनी कहानी के लिए उनसे आशीर्वाद मांग रहा हो। जब तक गांव वाले उस विशाल बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते, नंदी ध्यान से उठता, और जैसे ही आसमान में चांद उभरता, उसकी कहानी का जादू शुरू हो जाता। नंबी की कल्पना शक्ति का आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो हर महीने एक बिल्कुल नई विशाल कहानी अपने मन में ही गढ़ लेता था, और उसे कहानी को पूरा सुनाने में उसे लगभग 10 रातें लग जाती थी। सोचिए जरा, उसके दिमाग में कहानियों का कैसा सागर बहता होगा। और ये सिलसिला सालों तक यूं ही चलता रहा। ऐसा लगता था जैसे नंबी के पास कहानियों का भंडार कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन फिर एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। उस शाम नंबी ने राजा विक्रमादित्य की एक नई कहानी शुरू की, लेकिन अचानक एक सेंटेंस के बीच में ही उसकी आवाज ठहर गई। शब्द उसके गले में ही अटक गए। एक लंबी अजीब सी खामोशी छा गई। निराश होकर गांव वाले धीरे धीरे जाने लगे। अगले दिन भी उसने कोशिश की, पर नाकाम रहा। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी प्रेरणा का स्रोत, उसकी इंस्पिरेशन, पूरी तरह से सूख गई थी। गांव वालों ने भी उसकी परेशानी को महसूस किया। एक आदमी ने उससे बड़े प्यार से पूछा, आराम से सोचो, शायद तुम थक गए हो। इससे पता चलता है कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि नंबी की कहानियां कभी रुक भी सकती हैं। नाम्बी के लिए ये एक बिल्कुल अनजान और डरा देने वाला अनुभव था। वो नदी जहां से उसकी कहानियां बहती थी, जिंदगी में पहली बार सूख गई थी। वो स्रोत ही बंजर हो गया था। अपनी इस बेबसी में वो मन ही मन देवी माँ से फरियाद करने लगा, हे माँ, आज मैं क्यों लड़खड़ा रहा हूं? मेरे शब्द कहाँ खो गए? उसका हमेशा से ये विश्वास था कि ये कला देवी का ही वरदान है, और अब उसे महसूस हो रहा था जैसे वही वरदान उसे वापस लिया जा रहा है। अगली रात नाम्बी ने फिर से दिया जलाया, लेकिन इस बार कहानी सुनाने के लिए नहीं। उसने गांव वालों को बुलाया, उनसे आखिरी बार बात करने के लिए। ये उसकी आखिरी कहानी थी, लेकिन शब्दों के बिना। नंबी ने सबको देखा और कहा, उस दिए का क्या काम जिसका सारा तेल खत्म हो गया हो? देवी माँ ने मुझे जो उपहार दिया था, अब उन्होंने वापस ले लिया है। ये मेरे आखिरी शब्द हैं, और यही मेरी सबसे बड़ी कहानी है।
इन शब्दों में उसने हार नहीं मानी बल्कि सच्चाई को स्वीकार किया। यहां नंबी एक बेहद गहरा रूपक यानी एक मेटाफर का इस्तेमाल करता है। द लैम्प यानी दिया वो खुद है कहानी सुनाने वाला, और उस दिए को जलाने वाला दी ऑयल यानी तेल वो देवी माँ का दिया हुआ उपहार है, उसकी कल्पना, उसकी प्रेरणा। अपने आखिरी शब्दों में वो ये स्वीकार कर रहा है कि अब ये तेल, ये इंस्पिरेशन खत्म हो चुका है। और इस तरह नंबी की खामोशी उसकी सबसे शक्तिशाली कहानी बन गई। उसके चुप हो जाने में ही इस कहानी का असली संदेश, इसका असली सबक छिपा है। तो चलिए देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली चीज तो ये है कि प्रेरणा या इंस्पिरेशन एक उपहार की तरह होती है जो हमेशा नहीं रहती। दूसरा, ये कहानी हमें बढ़ती उम्र का सम्मान करना और उसकी सीमाओं को समझना सिखाती है। तीसरा और सबसे जरूरी सबक है ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस का, ये समझना कि कब रुकना है और उस सच को शान से, गरिमा से अपनाना। और आखिर में ये कहानी खामोशी की ताकत को दर्शाती है। कभी कभी जो बात शब्द नहीं कह पाते वो खामोशी कह जाती है। अपने उन आखिरी शब्दों के बाद नंबी की बाकी जिंदगी एक कंज्यूमेट साइलेंस में गुजरी, एक ऐसी खामोशी जो संपूर्ण थी, शांतिपूर्ण थी। उसने अपनी कला के चले जाने का मातम नहीं मनाया, बल्कि उस सच्चाई को पूरी गरिमा के साथ स्वीकार कर लिया। और अंत में ये कहानी हम सबके लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या हमारी पहचान सिर्फ हमारे हुनर या टैलेंट से होती है? क्या एक उपहार के खत्म हो जाने का मतलब उस इंसान का भी अंत है? नंबी का जीवन साबित करता है कि नहीं, इंसान अपने हुनर से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। इस विचार पर जरूर सोचिए। ऐसी और लिटरेरी एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।